जब हमें कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्राप्त करना होता है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता भी अपनाना होता है। जिस जगह के लिए निकलना है हमें उसी दिशा की ओर मुंह करके चलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें अपना पोर्टफोलियो भी उसी तरह से तैयार करना चाहिए, है ना। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन ब्रायन की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। ग्राहम कहते हैं कि इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप कितने ओपन हैं, कितना आक्रामक होकर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आपको उस बारे में सोचने की जरूरत है? क्या आपको इतना ओपन होकर अपने पैसे फेंकने की जरूरत है? ये कैसे डिसाइड किया जाए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा फेंकना नहीं है बल्कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? इन सारी बातों को कहते हुए ग्राहम कहते हैं कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक यानी कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के दो तरीके हैं। पहला, लगातार शोध, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश किया जाए, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बना लिया जाए जो अपने आप काम करता हो। मतलब आप एक प्लान करके स्ट्रैटेजी वाइज कुछ एक शेयर्स खरीद लें और वो शेयर्स अपने आप में ही काम करते रहें, गुणित होते रहें और आपको फायदा पहुंचाते रहें। या दूसरा, एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर। तो ग्राहम का जो पहला थॉट है वो सक्रिय या उद्यमी है, मतलब उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, वो आपका टाइम लेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है जो कि ऑटो पायलट पर चलती है, जो रक्षात्मक है, निष्क्रिय है, वो आपका कम समय लेती है और जब बाजार शेकी हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, उस वक्त इस तरह की स्ट्रैटेजी में आपको रुके रहने की जरूरत होती है लंबे वक्त तक। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा कि एक उद्यमी दृष्टिकोण फिजिकल है, यानी कि पहला तरीका जिसमें आपको लगे रहना पड़ता है वो फिजिकली बहुत डिमांडिंग है। आपको उसमें अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है, अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा टाइम। जबकि जो सेकंड थॉट है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है पर वो सेफ है और वो आपसे लंबे समय की मांग करता है। इमोशनली आपका जो पैसा लगा हुआ है वो आपसे इमोशनली सपोर्ट की मांग करता है, मतलब लंबे समय तक आपको उसके साथ रहना पड़ता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव खेल प्रशंसक की तरह सोचें कि आपको आपके विरोधी ने, आपके ओपोनेंट ने एक जटिल बौद्धिक चुनौती दी है, एक पहेली बूझी है। अब आपका दिमाग एक्टिव होकर उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अगर आप भागते हैं इससे, आप चाहते हैं कि ये जल्दी सुलझ जाए, तो फिर आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यानी अगर आप जल्दबाज नेचर के इंसान हैं, यानी कि अगर आप जल्द घबरा जाते हैं, आप पैसे की उलझन को सुलझाने के बजाय एक सिंपल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, देन जो पहला तरीका है जिसमें आपको अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना फोकस रखना होता है, वो आपके लिए नहीं है। इसके विपरीत आपको सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो दोनों तरीकों को जोड़ करके कंफर्टेबल फील करते हैं। वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें दोनों का ही मिक्सचर होता है। यानी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो अपना एफर्ट डालते हैं, चेक करते रहते हैं, साथ ही साथ वो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी करते हैं जो कि अपने आप काम करती है ऑटो पायलट मोड पर, उसमें उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों ही थॉट प्रोसेस जो हैं एक जैसे हैं, मतलब इक्वली इंटेलिजेंट हैं। इसमें या तो आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सही चुनने के बारे में कंप्लीटली नॉलेजेबल हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट करियर में उन इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करें जिन्हें आपने सोच समझकर चुना है, और इमोशनल होकर बाजार की चाल को देखकर घबराएं नहीं, अपने उन शेयर्स को बेचें नहीं, अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को खत्म ना करें। एक्टिव और इनएक्टिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके बीच ग्राहम इन दोनों ही तरह के पोर्टफोलियोज और इन दोनों ही तरह की सोच वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि इनसिक्योरिटी दोनों के अंदर होती है और इन्वेस्टमेंट का पूरा खेल ही इसी विचार पर है कि आप कितनी देर तक टिके रह सकते हैं, किस इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रह सकते हैं और अपने शेयर को बेचने या खरीदने का सही समय क्या है। क्या आप ये बात जानते हैं? ब्रायन कहते हैं कि एक रक्षात्मक निवेशक यानी कि सेफ इन्वेस्टर किस तरह से शुरू करता है। वो सबसे पहले सबसे बुनियादी निर्णय लेता है। वो ये डिसाइड करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए, यानी कि एक ही जगह पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जो टोटल जमा पूंजी है
उसका कितना परसेंट शेयर्स में डाला जाए, कितना परसेंट बॉन्ड में रखा जाए और कितना परसेंट कैश रखा जाए। स्टॉक और बॉन्ड के बीच अपनी संपत्ति को इन्वेस्ट करने के तरीके के बारे में ग्राहम की ये जो चर्चा है, इसमें सबसे असामान्य बात यह है कि इसमें कहीं भी उम्र का उल्लेख नहीं है, मतलब उम्र को कहीं भी नहीं डिस्कस किया गया है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो वक्त के साथ साथ जो नॉलेज हासिल किया गया है, इसके खिलाफ दृढ़ता से उनकी सलाह ये बताती है कि ये माना जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में कितना जोखिम लेना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल के हैं, यानी आपको अपनी उम्र के हिसाब से जोखिम लेना चाहिए। इसका थंब रूल है कि 100 से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर प्रतिशत में स्टॉक व बाकी प्रतिशत में अपनी संपत्ति का निवेश बॉन्ड आदि में करना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं इसको और, यानी कि एक 28 साल के आदमी को अपने पैसे का 72% स्टॉक में रखना चाहिए। 81 साल के आदमी को केवल 1 से 9% स्टॉक में रखना चाहिए। बाकी सबकी तरह ही 90s में ये जो थॉट था ये बहुत आम था। ईयर 2000 में एक बहुत ही फेमस किताब में एक तर्क दिया गया था कि अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पैसे का 95% स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी ना बचा हो। जब तक आप इस सलाह के समर्थकों को अपने IQ से 100 घटाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आपको ये सेंस कर लेना चाहिए कि इस थॉट में कुछ तो गड़बड़ी है। आपकी एज के हिसाब से क्यों डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं? देखिए, एक 89 इयर्स के आदमी को $3 मिलियन के साथ एक परफेक्ट कंप्लीट पेंशन और अपने आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए ज़्यादातर पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। क्या ये मूर्खता नहीं है? उसके पास पहले से ही बहुत सारी इनकम है, बहुत सारा पैसा है, और जब वो इंसान जाने वाला होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो पहले से ही उन सारे शेयर्स की मालिक होगी। दूसरी तरफ एक 25 साल के आदमी को जो अपनी शादी और घर के लिए जो खर्चे जुटा रहा है, बचत कर रहा है, वो अपने सारे पैसे स्टॉक्स में डाल देगा। यदि शेयर बाजार एक बड़ा गोता लगा लेता है, मतलब डूब जाता है, तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जवान हैं, कितने युवा हैं, या आपके पास कितनी एज बची है। आपको अपने पैसे की आवश्यकता शायद 40 साल तक न पड़े, और बिना किसी वार्निंग के ही अचानक से आपको 40 मिनट बाद भी पड़ सकती है। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको कब पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपना काम खो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ आपके साथ हो सकती है जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपने ऐसे में अपनी सारी इनकम इन्वेस्ट कर रखी है तो आपके पास क्या बचेगा? मतलब अप्रत्याशित जोखिम कभी भी किसी के लाइफ में भी आ सकता है, इसलिए हर किसी को कुछ कैश अपने पास रखना चाहिए, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि 1 मिनट के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सके। आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग स्पेकुलेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। आज कम काम करते हैं कि हम भविष्य में यानी फ्यूचर में गतिशील रूप से चार्ज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस करेंगे। जब स्टॉक 1980 और 1990 के दशक में 15% या 20% सालाना बढ़ रहा था, तब ये इमेजिन करना आसान था कि आप और आपके स्टॉक आपके लाइफ में कैसे चलेंगे, मतलब आगे वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, यानी कि जब आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऐसे में जो लोग अनुमान लगाते हैं वो लोग अक्सर ऊंचे भाव में शेयर्स खरीदते हैं और कम भाव में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, और फिर बाद में खुद को कोसते, अपनी किस्मत को कोसते हैं। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बॉन्ड में कम से कम 25% ऑफ द इनकम इन्वेस्ट करना चाहिए। वो तर्क देते हैं कि ये एक तरह का कुशन है जो आपको शेयर बाजार में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको ये रिलीफ देगा। आपके जो बाकी के पैसे हैं उसको शेयर मार्केट में लगाने का आपको साहस देगा, हिम्मत देगा। तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप कितना जोखिम ले सकते हैं, अपने जीवन की रियल सिचुएशन के बारे में सोचें कि वो कब तक बदल सकते हैं। आपके पास कितने कैश की ज़रूरत है, कितने कैश में आप अपना जीवन गुजार सकते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आप
आपका मैरिटल स्टेटस, आप कुंवारे हैं, शादीशुदा हैं तो क्या पत्नी आपके साथ रहती हैं या पति आपके साथ रहते हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, उनका क्या खर्च है, ट्यूशन की फीस कितनी देते हैं, क्या जो पैसे आपके पास हैं आप किसी को मालिकाना हक देना चाहते हैं, किसी को अपने बाद उसका वारिस बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने मम्मी पापा को उनकी बढ़ती उम्र में मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट बने रहना चाहते हैं। आपका करियर कैसा चल रहा है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, अगर बिजनेस में हैं तो कितना कमाते हैं, जॉब में हैं तो कितना कमाते हैं और क्या श्योरिटी है जॉब की, वगैरह वगैरह। और सबसे ज़रूरी कि आपकी इनकम और आपके खर्चे की ज़रूरतों को देखते हुए आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने पैसे का रिस्क ले सकते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद, याद करने के बाद आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में अधिक से अधिक जोखिम ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के न्यूनतम बॉन्ड या नकद में 25% के आसपास हैं। अगर नहीं तो अपने अधिक शेयरों को खत्म कर दें, क्योंकि अधिकतम निवेश यानी कि 75% बॉन्ड या नकदी में बढ़ते हैं। एक बार जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो उसे केवल अपनी विशेष जीवन परिस्थितियों में ही बदलें, यानी कि जब तक जरूरत ना हो तब तक उन्हें न छुएं। तब शेयर ना खरीदें जब शेयर बाजार बढ़ रहा हो, महंगा हो रहा हो, ऊंचे पे हो। ठीक वैसे ही अपने शेयर बेचे भी मत जब बाजार नीचे चला गया हो, लॉस हो रहा हो। जो ग्राहम का थॉट प्रोसेस है इसमें, वो है डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना। एग्जाम्पल के तौर पर आइए मान लें कि आप काफ़ी हाई लेवल जोखिम के साथ बहुत ही सहज हैं। मान लें कि आपके स्टॉक में 70% संपत्तियां हैं और बॉन्ड में 30%। अगर शेयर बाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं, तो अब आपके पास स्टॉक में 75% से कम और बॉन्ड में केवल 25% ही होगा। रोज रोज अपने स्टॉक्स के पीछे ना पड़ें, क्योंकि ऐसे में आप पागल हो जाएंगे। बेहतर है कि कुछ एक प्लानिंग कर लें। ब्रायन का सुझाव है कि आप नए साल और हर 4 जुलाई जैसे आसान टर्म्स को कॉइन कर लें। एक फिक्स कर लें कि हर 3 महीने में एक बार चेक करेंगे, हर 2 महीने में एक बार चेक करेंगे। मतलब ऐसा कि आप हमेशा सिर्फ उसी के बारे में ना सोचते रहें।